हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। तो आज है एमसीक्यू का सेट नंबर 2। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय कॉन्फेक्टरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, बोथ ए एंड सी। ये वो शॉप होते हैं जहाँ कुछ बनाया जाता है, शुगर या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड स्वीट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल या बोथ। देखिए फाइनल भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई कंज्यूमर है उसे खरीद रहा है रेफ्रिजरेटर को, ठीक है, और उससे फर्दर प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो उसे कैपिटल यानी बहुत दिनों तक रख के उसका यूज किया जाएगा, तो उसे कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड सी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में आपने पढ़ा हुआ चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल होता है, सेमी ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है और सर्विसेज होता है। ठीक है ना, चार होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल भी, थर्ड होता है आपका नॉन ड्यूरेबल, और फोर्थ आता है आपका सर्विसेज। तो आपको बताना है क्या है, मिल्क, ब्रेड, बोथ ए एंड बी, एंड क्लोथ्स। कौन सा एग्जांपल है नॉन ड्यूरेबल का। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मिल्क एंड ब्रेड। जिसका इसका मतलब होता है कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ठीक है ना, जैसे मैं क्लासेस वगैरह में, स्कूल्स या कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाता हूँ, तो यही मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई एक्स स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे इसका दिमाग एक बार यूज किया और अब कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, मिल्क को आपने पी लिया, ब्रेड खा लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें, ठीक है ना, फर्दर वो यूज के लिए है ही नहीं, तो उसको हम नॉन ड्यूरेबल गुड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, ये डायरेक्ट वो है, सॉरी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, मैंने थोड़ा सा बोल ही दिया है। इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ। तो वो किस में काउंट होगा, इंडिया में, जापान में, बोथ ए एंड बी, या इंटरनेशनल एरिया काउंट होगा। ये होगा जापान। ठीक है ना, जापानीज एम्बेसी है वो हमारे कंट्री में है। उसी तरीके से हमारी एम्बेसी अगर मान लीजिए पाकिस्तान में है या चाइना में है, तो वो हमारे टेरिटरी में, मान लो हमारी इंडियन एम्बेसी यहाँ पे है, तो वो हमारे टेरिटरी में काउंट होती है। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे अगर अटैक हो रहा है तो माना जाता है कि एक तरह का इंडिया, अगर किसी एम्बेसी पे अटैक होता है तो माना जाता है कि उसके कंट्री पे अटैक हो रहा है। सबको आजे बियाह कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर ए पार्ट ऑफ।
इकोनॉमिक टेरिटरी, जियोग्राफिकल टेरिटरी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में है वो किसका पार्ट होगी? इकोनॉमिक टेरिटरी की, जियोग्राफिकल टेरिटरी की, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जियोग्राफिकल टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल रेजिडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। उन सारी चीज़ों से बेसिकली एमसीक्यू ही पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल्स ही बनाने आएंगे। गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए भी और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही डेफिनेशन यूज किया जाता है फाइनल गुड्स के लिए, कि आप फर्दर उस इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या अपने नीड्स के लिए, कंज्यूमर डायरेक्टली उसको ले रहा है, खरीद रहा है और खुद के लिए यूज कर रहा है, तो भी फाइनल गुड्स ही हम कहते हैं। ठीक है, या कोई इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कोई मशीनरी परचेज कर रही है और उसमें उसको उसके वजह से वो फिर फर्दर उसमें कुछ प्रोडक्शन वगैरह करेगी। ठीक है ना, तो बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम। अगर आपने नेशनल इनकम का थोड़ा भी क्वेश्चन बनाया है तो ये काफी इजी है। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो, ये दोनों तो इक्वल हो गए हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, यानी मैं बोल सकता हूँ एनएफआईए हमारा क्या है? 0 है। ठीक है, तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। जीएनपी एट एफसी दिया है हमें, एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। एनएफआईए को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 ही है। तो डी से एन जाते हैं तो हमें चाहिए एनएफआईए। ठीक है, वो तो 0 है, उससे कुछ वैल्यू में ऊपर नीचे नहीं होगा। नेट से जाते हैं ग्रॉस पे, नेट से जा रहे हैं ग्रॉस पे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्लस होगा, तो ये भी सही है। थर्ड देख लेते हैं, जीएनपी एट एमपी है, दिया हुआ है हमें एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। तो देखो, डी से एन जाएंगे, एनएफआईए तो हम नहीं ले रहे हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल, चलो ठीक है। नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। लेकिन ये एफसी से एमपी जा रहे हैं, ठीक है ना, तो एनआईटी, सॉरी, एफसी से एमपी जा रहे हैं तो एनआईटी प्लस होना चाहिए। ये नहीं दिया हुआ है तो पूछ रहा है नॉट वैलिड नहीं है, तो हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक एनएनपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एमपी से एफसी जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है, तो पहले ही, एक सेकेंड, एनएनपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, डोमेस्टिक से जा रहे हैं नेशनल पे, एनएफआईए प्लस, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए ना, ये कैसा? फिर एमपी से एफसी जाएंगे, एमपी से एफसी जा रहे हैं तो एनआईटी मार्केट प्राइस से, तो एनआईटी प्लस। लगता है ये फर्स्ट वर्ड शायद गलत दिया हुआ है, तो एनएफआईए देखिए प्लस किस में, एनएफआईए इसमें भी प्लस में है, इसमें भी प्लस में है, एनएफआईए के साथ एनआईटी प्लस में होना चाहिए, इसमें एनआईटी प्लस में है। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस में होना चाहिए। ग्रॉस से हम नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10th है, इफ इकोनॉमिक सब्सिडीज आर एडेड टू एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्सट्रैक्टेड from the national income at market price, then it will be equal to डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, जीएनपी एट एमपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल इनकम। क्यों? देखिए, नेशनल इनकम एट एमपी पूछ रहा है, यानी एनएनपी एट एमपी दिया हुआ है, अगर हम वही, यानी कि वही एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? रुक जाइए, इसको ऐसे समझाता हूँ। दिया हुआ है हमको एनएनपी एट एमपी, बोल रहा है कि
माइनस क्या कर रहे हैं हम, वही एनआईटी सब्सिडी दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी माइनस कर रहा है, तो एनआईटी जैसे ही माइनस करेंगे तो एमपी से ये किस में बदल जाएगा, एफसी में, और ये क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये इनकम मेथड जो पढ़ा है आपने उसमें से होता है इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपने याद होगा आप लोगों को, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये याद रखना है, ठीक है। इससे मिलता क्या है हम लोग को, एनडीपी एट एफसी। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो क्लोज इकोनॉमी में क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम आपके नेशनल इनकम, क्योंकि आप बाहर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बाहर ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपका एनएफआईए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनदर नेम फॉर, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का दूसरा नाम क्या है, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। तो इसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक है, एनएफआईए ऐड नहीं हुआ, सिर्फ डोमेस्टिक इनकम हम काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम व्हेन, बोल रहा है एनडीपी एट एफसी इज लेस देन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से यानी एनएनपी एट एफसी से कम है कब, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव। तो कब होगा, जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा एनएफआईए का, ठीक है। नेक्स्ट है, देख रहे हो इसमें सब कुछ तो सेम ही है, डी से एन पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या होता है, एनएफआईए प्लस होता है। वैल्यू कम किसकी है, इसकी है, नेशनल इनकम का वैल्यू मतलब ज़्यादा है, ये मान लो 100 है, ये 50 है, तो ये पक्का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तभी तो इससे ये कम है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम अर्न्स फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम टू इनकम्स टू अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सीधी सी बात है, डोमेस्टिक में हम क्या कर देंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे, हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है 16, इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइसेस वी डैश इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो एनएनपी एट एमपी दिया हुआ है, तो क्या करना होगा हमें, कहाँ पहुंचना है हमें, एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है, ठीक है। तो बताइए क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट, आईटी को माइनस करते हैं और प्लस क्या करते हैं, सब्सिडीज, उसी से हमारा ये एमपी किस में बदल जाएगा, एफसी में बदल जाएगा। तो पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी हमें निकालना है और हमें दिया हुआ क्या है, जीडीपी एट एफसी 3000 दिया हुआ है, तो एफसी से एमपी जाएंगे, तो और फिर है डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, जीजी सेम है, तो एफसी से हम अगर एमपी पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा, एनआईटी को प्लस करना होगा, और डोमेस्टिक से नेशनल यानी एनएफआईए प्लस करना होगा। तो जीडीपी एट एफसी दिया 3000, एनआईटी कितना दिया हुआ है 420 माइनस 240, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनएफआई, अच्छा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है ना, सिर्फ हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये माइनस में वैल्यू होगा, ये हो गया 200, तो ये हो गया 180, बच गया इधर 20, माइनस हो जाएगा 2980, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन
नेक्स्ट है जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी बाय, जीएनपी एक्सीड करेगा एनएनपी से कब, अमाउंट ऑफ टोटल टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। एनएनपी की बात हो रही है और ये जीएनपी की बात हो रही है। तो एक ही चीज बस बदल रहा है, क्या, ग्रॉस से नेट। और ग्रॉस से नेट के लिए क्या होता है आप बताएंगे और ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, डियरनेस अलाउंस, tools given to employees to be used during work, payment by insurance company to an injured employee, contribution by employee to provident fund। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या इंक्लूड होता है, डीएनएस, डीए आपने सुना होगा बहुत बार, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डीए बढ़ रहा है ऐसा न्यूज सुना होगा बहुत बार। ठीक है, तो डीएनएस अलाउंस। नेक्स्ट है जीडीपी एट एमपी दिया है 1000, सब्सिडी दिया है 50, जीडीपी एट एफसी विल बी। तो निकालना हमें क्या है, जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है हमें जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो डोमेस्टिक तो सेम ही है, सॉरी, एम एमपी से जाना है हमें एफसी पे, बस यही करना है। तो एमपी से एफसी जाने के लिए हम क्या करते हैं, एनआईटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 1000, सब्सिडी दिया हुआ है 50, सब्सिडी दिया हुआ है 50, तो इसमें आईटी माइनस सब्सिडी होता है। ठीक है, तो ये -50 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1050, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आईटी दिया हुआ नहीं है तो ये माइनस में है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1050। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, कौन सा प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स, रॉयल्टी। रॉयल्टी होगा, ये तीनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स। इनकम मेथड पढ़ा होगा तो कि अगर प्रॉफिट नहीं भी दिया तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नन ऑफ दिस। ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से और कौन मशहूर है वो बताना है आपको। ऑल ऑफ दिस। ठीक है, रिटेन अर्निंग आप जान रहे हैं, कंपनीज बचा के रखती हैं अपने पास फर्दर इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, रिजर्व्स भी मेंटेन करती हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये भी बचा के, तो ये सब क्या है, ये प्रॉफिट्स बांटे नहीं जाते हैं, रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन विल बी एक्सपोर्ट्स आर ऑफ 600 एंड imports आर ऑफ 200 इफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 1200। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है, तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक परचेज है 1200 प्लस इंपोर्ट्स होना चाहिए 200, ये होगा 1400। ठीक है, 1400 डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, नेशनल डेट इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। तो लॉटरी से आप जीत रहे हैं, नहीं काउंट होगा, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप नहीं, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है 27, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें से आपको बताना कौन से ऑप्शन को आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो होगा, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, तीनों आपने पढ़ा है, तो ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर, किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, नन ऑफ दिस। ये होगा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना, उसमें क्योंकि कमोडिटीज को ही हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, नन ऑफ दिस। तो डिविडेंड को आप बांटते हैं, ठीक है ना, अपने शेयर होल्डर्स में, तो बी आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, आपका हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है ना। सो यहीं आपका टोटल MCQ 30 कंप्लीट हुआ। सो ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, MCQs को सॉल्व कीजिए, बताइए आपको कितना मार्क्स आया 30 में, ठीक है। अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है, कि वो भी थोड़ा MCQ का प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और बस मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय, गुड नाइट।